दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार पुनः उपस्थित है हम आपके बीच एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने कई बार आपसे कहा है कि यह आपकी तैयारियों को मजबूत करता है और इन तैयारियों के माध्यम से, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारियों की बारीकियों को चेक कर पाते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक है, कहाँ पर आपको चीज़ें अभी तक आ पाई हैं, कहाँ पर नहीं आ पाई हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपकी उस पाठ्यक्रम पर आधारित है जिसको आयोग ने तय कर रखा है। दोस्तों एक बार पुनः आपको बता दें कि आप सकारात्मक रहिए, नकारात्मकता को छोड़िए, बहुत सारे जो भ्रामक स्थितियां हैं उसको त्याग दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगा। अभी भी एक एक लम्हे जो हैं वह बड़े कीमती हैं और उनको संजो के रखिए, क्योंकि अगर एक एक लम्हों की खता सदियों की सज़ा में तब्दील न होने पाए, इसके लिए आपको पूरी जितनी भी आपके पास ऊर्जा है उसके साथ लगे रहने की ज़रूरत है और वह आपकी ऊर्जा सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में जानी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने पॉजिटिव कमेंट और लाइक से हमें अनुग्रहित करते रहें, ऐसी आशा हम आपसे करते हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और मैंने जैसा कि बताया आपसे कि यह आपका जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बेस्ड है आपके यूपीएससी की जो सिलेबस है उसी के आधार पर। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। पहला, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया जिसका नाम थूम्बीम महोत्सव 2020 है? दोस्तों हम आपको बता दें कि यह महोत्सव केरल में मनाया गया। केरल इसका सही जवाब है और इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर द्वारा केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई के फेस्टिवल की शुरुआत करी गई है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह दिवस 2020 जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो दिख रहा है 24 अगस्त से 28 अगस्त यानी ऑप्शन डी मनाया गया। और इसका जो थीम था दोस्तों, कभी कभी थीम भी पूछ देता है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सिलरेटिंग एक्शन। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसको मनाने का जो निर्णय है वह विश्व जल सप्ताह 1991 के द्वारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम में तय किया गया था, जिसके माध्यम से पृथ्वी के पानी के मुद्दों और उससे जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह अवार्ड से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली, दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कार आयोग में आते रहते हैं, तो हमने उसको संकलित किया है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से। मैंने बताया था आपसे कि आपकी सही दिशा ही आपके चयन को सुनिश्चित कर सकती है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको प्रॉपर सिलेबस से अवगत कराया जाए, आपको प्रॉपरली आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया जाए, तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। अन्यथा आप अगर गलत दिशा में चले गए, अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली, तो आप समझ लीजिए आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो तीसरा प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी हैं? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, मारिके लुकास रिनेवेल्ड, मारिके लुकास रिनेवेल्ड मात्र 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। यह नीदरलैंड की रहने वाली हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान देने लायक है कि यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है, जिसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के ज़्यादा प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना है। इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इनेमी को इसके लिए चुना गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में, चौथा प्रश्न है, किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी गई है? तो एक बार पुनः हम आपको बता दें कि केरल जो है इसका सही जवाब है कि केरल में
पहली बार समुद्री एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है और इसकी शुरुआत जो है तिरुवनंतपुरम ज़िले से करी गई है। और इसका जो एम्बुलेंस सेवा है, इसका नाम जो है वह प्रतीक्षा है और इसके माध्यम से समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए इस एम्बुलेंस का गठन किया गया है। प्रतीक्षा आप याद रखें, केरल आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स से है। किस खिलाड़ी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है? दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और यह उस व्यक्ति के नाम पर है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ध्यानचंद पैदा हुए, जिन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। इनके नेतृत्व में, इनके संरक्षण में 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल किया। इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों ने कई बार प्रकटीकरण किया। विदेशों में इनकी हॉकी को भी तोड़ दिया गया कि इनकी हॉकी में चुंबक लगा हुआ है। इनकी हॉकी से बॉल इतनी कमांड थी कि सटे हुए चलता था। तो 29 अगस्त ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला, जैसा कि मैंने बताया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो अगला प्रश्न है वह आपके शुरू हो जाएगा शिक्षण से। लेकिन उससे पूर्व एक सूचना हम आपको दे दें कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपकी अगर मेहनत रंग लाने का प्रयास करेगी, तो आपको सही दिशा के लिए सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। क्योंकि दोस्तों, उपलब्ध मौक़ों को अगर आप अपने हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी में नहीं बदलते हैं तो वह आपके लिए बेकार है। अगर आपकी बुद्धिमानी है कि उन मौक़ों को स्वर्णिम अवसर में बदल दें, और उसके लिए सदैव हम आपके साथ खड़े हैं। और आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की गाइडलाइन की ज़रूरत है तो जैसा कि मैंने बताया था कि व्यक्तिगत रूप से हम आपको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, अपने जो हमारी ग्रुप है उसके माध्यम से, और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी प्रकार की तैयारी में अगर कोई भी बाधा आती है, कोई भी आपको सजेशंस की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेटजी पॉइंट को बनाए रखने के लिए, अपनी रणनीतिक तैयारी को सारे तथ्यों, सामग्रियों के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ सही दिशा में ले जाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, उसके बाद सारे प्रोसीजर हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है टीचिंग से है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि टीचिंग जो है सदैव से थोड़ा सा निराशाजनक इसकी तैयारी के संदर्भ में लोगों की बातें रही हैं। थोड़ा सा यह रोचक नहीं रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रश्न आता है और आएगा भी, क्योंकि यह मैंडेटरी है आयोग की। तो इसमें जो अभिकथन है, असर्टेशन है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होती है, जबकि तर्क यह कह रहा है अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो बातें की जा रही है, इसको समझने में जो 4 बातें दी गई हैं उसमें यह कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर का सही आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दृष्टिगत हो रहा है, इसको आपको इससे मिलाना है, आपको इसे समझना है और उसके हिसाब से इसका मूल्यांकन करना है। लेकिन यहाँ पर जो अभिकथन है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होती है, यह सही है, लेकिन आर जो है वह गलत है। वह किस संदर्भ में गलत है? शिक्षण एवं अधिगम यानी कि लर्निंग में एक बहुत नज़दीकी संबंध होता है। जब शिक्षण की बात आती है तो बिना अधिगम के अधूरी रहती है। जब अधिगम प्रभावशाली होता है तभी शिक्षण की प्रभावशीलता मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर तर्क तो सही है परंतु कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? दोस्तों, यहाँ पर अवधारणाओं, शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता, अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं रखते हैं, आपको अवधारणाओं का ज्ञान नहीं होता है, आपके पास शिक्षण कौशल नहीं होता है, आपके पास निर्णय लेने का कौशल नहीं होता है, तब फिर आपकी विशेषज्ञता अस्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो 4
चारों ऑप्शन हैं, डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी सही हैं। इस उपरोक्त सभी जो है विशेषज्ञताओं को दर्शाते हैं, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें जो है सुपरलेटिव की बात कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो हम आपको बता दें कि 8वें का जो बी है वह सही जवाब है, क्योंकि जिज्ञासु मन को विकसित करना जो है आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। क्यों? यह इसलिए क्योंकि उस शिक्षा के बौद्धिक, यहाँ पर जो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उसके उपयोग, विश्लेषण और वह उसके मूल्यांकन पर बल देता है, जिससे जिज्ञासु मन को शांत किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अब शिक्षक को सीखने की क्षमता को जानने के लिए दोस्तों जो यहाँ पर 4 टेस्ट दिए हुए हैं, 4 परीक्षण दिए हुए हैं, उसमें ए जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट, उपयुक्तता परीक्षण, यह इसका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि यह एक टेस्ट जो होता है जिसका उपयोग किसी गतिविधि के सफल होने के लिए, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए, किसी व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान की परीक्षा न करके उसके तत्काल निर्णय की काबिलियत को परखने के लिए किया जाता है। तो उपयुक्तता परीक्षण इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट से है, जिसमें कह रहा है कि संपूर्ण सांख्यिकीय माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्राचल कहा जाता है, पैरामीटर्स कहा जाता है, और लेकिन जब माप न्यायदर्श पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसको जो है आंकड़े के संदर्भ में इसकी बात कही जाती है। 10वें का जो सी है वह सही जवाब होता है, इसके जवाब होगा, क्योंकि जो इसमें कह रहा है कि प्राचल जो है पैरामीटर्स विच कनेक्ट्स द फंक्शंस एंड वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ ए कॉमन वेरिएबल। तो सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह मैंने जैसा कि बताया है आपसे कि हमने सारी इकाइयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है, और यह पहली बार नहीं है, सदैव से मैं ऐसा करता आ रहा हूं, और मेरा प्रयास रहता है कि चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ, आप अपना स्वतः मूल्यांकन कर पाएँ कि आपकी पैठ कितनी हो सकी है अभी तक, क्योंकि आप जब ऑनेस्टली अपने आप को मूल्यांकित करेंगे, आप देख पाएंगे कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और उस जगह तक पहुँचने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, और सारे जितने भी इकाई हैं उनमें आपको पैठ बनानी होगी। तो अब हम कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ेंगे, आईसीटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और पहला सवाल उसका है, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों अपनी समस्याओं को वेबसाइट के माध्यम से, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा साइबर वेंटिंग। हम आपको बता दें कि साइबर वेंटिंग जो है यह किस संदर्भ में है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अपनी समस्याओं को प्रकटीकरण करने के लिए, तो साइबर वेंटिंग जो है यह असंतुष्ट जो अनसेटिस्फाइड कर्मचारी होते हैं उनका एक मंच है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं, जिसको हम साइबर वेंटिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में जो ईमेल है उससे भी प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर यह कह रहा है कि निम्न में से ईमेल की यूआरएल का कौन सा प्रारूप उपयुक्त है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें जो ऊपर के तीनों जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वे गलत हैं, और जो आपका चौथा है, जो आपका ऑप्शन 13 का वह सही है, क्योंकि उसमें दिया है www.mail.com। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है, सॉरी आपका एक प्रश्न छूट गया, 12वां प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। 12वां प्रश्न छूट गया था दोस्तों, आपको बता दें इसका भी जो आंसर है वह होगा मूल्य जनित नेटवर्क। 12 का डी जो है वह सही जवाब होगा। मूल्य जनित नेटवर्क जो होता है दोस्तों, यह जो है जिसको कि हम वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं, यह एक कॉमन वे रास्ता है, कॉमन वे टू फैसिलिटेड इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक डेटाज इंटरचेंज बिटवीन कंपनीज। और इसके माध्यम से यह URL ये इसके माध्यम से जो है बौद्धिक क्षमता की अवधारणा ली गई है। यह मूल्य जनित नेटवर्क 12 का डी सही जवाब है, जबकि 13 के संदर्भ में हमने बातें कर दी है आपसे। अब हम आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और जो 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सत्य है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, बता दें डी सही जवाब होगा। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और उसके विपरीत बदलता है। दोस्तों यहाँ पर यह ऑप्शन लिख नहीं पाया गया है, इसको मैं पिन करके डाल दूंगा, यह छूट गया था। तो डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है। दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट की बात कही गई है। वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट जो होता है, वर्चुअल रियलिटी रेफर्स टू द computer generated simulation in which a person can interact within an artificial 3-dimensional environment। और जहाँ पर यह बात की जा रही है, वह बात की जा रही है किसके संदर्भ में। यहाँ का जो सही जवाब है वह बी है, सेकेंड लाइफ। और सेकेंड लाइफ इज एन ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड डेवलप्ड एंड ऑन्ड बाय द लिंडेन। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DPI किसका संक्षिप्तीकरण है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, एब्रिविएशंस भी आपके सिलेबस का हिस्सा है कंप्यूटर का, और यहाँ पर पूछ रहा है DPI किसका संक्षिप्तीकरण है। तो हम आपको बता दें कि DPI इज स्टैंड फॉर व्हाट, डॉट्स पर इंच। 16 का ए जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि यह DPI इज यूज टू मेजर द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज बोथ ऑन स्क्रीन एंड इन प्रिंट। तो यहाँ पर ए जो है इसका सही जवाब है। DPI आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इकाइयों के संदर्भ में हम बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ गए चौथी इकाई के तरफ। और चौथी इकाई का जो पहला प्रश्न है वह है 2019 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था, क्या है। तो आपको हम बता दें दोस्तों, एनवायरनमेंट्स में कुछ करंट से भी प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर जो कह रहा है कि 2019 एनवायरनमेंट दिवस का जो विषय है वह क्या था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सी है वह इसका सही जवाब है। इस बार जो 2019 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो विषय था, वन और शिक्षा 2019 का, क्योंकि इससे पहले यह जो इन 2019 द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट विल एड्रेस द थीम फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है लास्ट सिटी क्या है। लास्ट सिटी क्या है, यह जो अगला प्रश्न है, और इसका जो सही जवाब है वह आपको हम बता दें कि यह अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नाम का एक ऐसा स्थान है जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से सी इसका सही जवाब होगा, 18 का सी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है वह जो इसका सही जवाब होगा वह ए होगा, क्षोभ मंडल। क्योंकि क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं, पृथ्वी के सबसे पास का लेवल है, संस्तर है, जिसमें अन्य गैसों के साथ साथ धूल कण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। और धूल कणों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से मेघों का निर्माण होता है, तथा जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से भी बचाते हैं। तो इसलिए आपका ए जो होगा वह सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वह भी एनवायरनमेंट से है कि लिविंग प्लैनेट सूचकांक क्या है। लिविंग प्लैनेट सूचकांक LPI जो है वह क्या है। तो यह दोस्तों एक इंडिकेटर है जो यह ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दिखाता है। यह ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दिखाता है दोस्तों। यह इंडिकेटर जो है जैव विविधता की स्थिति का सूचक है, यानी कि सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 21वें प्रश्न की तरफ, कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से
कौन सा है। सर्वाधिक मौलिक अंतर की बात की गई है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के हीन और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक जो अंतर था, जो फंडामेंटल बेसिक डिफरेंसेस था, वह देवी देवताओं की पूजा का था। हीनयान में बुद्ध की एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया था तथा उनकी पूजा की जाने लगी थी। यहाँ पर सी जो है यह इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो विशेषताएं, जो आपका भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं जो आपका सिलेबस है, उसमें जो पूरे इतिहास को आपको न पढ़ करके भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं को ही पढ़ना है। बड़े चुने हुए टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसीलिए बड़े चुने हुए टॉपिक के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं और उसमें जो है हम आपकी सांस्कृतिक विशेषताएं और नेशनल मूवमेंट को लेकर के उपस्थित होते हैं। और अगला प्रश्न जो है वह 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ मुंडा बिरसा सुमेलित है, संथाल कान्हू सुमेलित है, अहोम गोमधर कुंवर यह भी सुमेलित है, जबकि अगला जो आपका है भगत नायक और ताना भगत, तो हम आपको बता दें कि नायक और ताना भगत सही नहीं है। यह जो है इसके जो नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत थे, बलराम भगत थे। इस तरह से डी इसको सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि जब यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर थे तो एक दंडित जो अपराधी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके संदर्भ में एक बात और भी आपको जान लें कि इन्होंने ही भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत करी थी 1872 में। यद्यपि सिस्टमेटिकली जो है 1881 में भारत में जनगणना की शुरुआत मानी जाती है लॉर्ड रिपन के समय से। दोस्तों, अब जबकि हम बढ़ चुके हैं 24वें प्रश्न की तरफ, और 24वां प्रश्न आपका शुरू हो रहा है भूगोल से, भारत के सामान्य भूगोल से। और उसका जो प्रश्न है निम्न में से किसे कैप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि कैप कैमोरीन के नाम से जो है दक्षिणी बिंदु को जाना जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के कैप कैमोरीन तक है। तो इसको जो है इसका जो सही जवाब आपका होगा वह होगा जो 24 का वह होगा सी, यानी कि कन्याकुमारी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, सामाजिक वानिकी जो सोशल फॉरेस्ट्री की बात की जा रही है में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें खेजड़ी जो राजस्थान के मरुस्थल की जान कही जाती है, यह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 25 का डी, क्योंकि खेजड़ी इस वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। इसका उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा इसके अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे सदैव वरीयता दी जाती है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है उल्का क्या है। दोस्तों, यह प्रश्न आपका हो गया, किससे हो गया, यह आपका ब्रह्मांड से हो गया। और इसमें कह रहा है कि मेटियोर्स क्या हैं। जो आपका सही जवाब होगा वह होगा यह बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। यह जो है इसका सही जवाब है। यह जो आकाश में जो चमकीली लकीर जो सामने आती है इसको शूटिंग स्टार के नाम से भी हम जानते हैं। 27वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह पॉलिटी से है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह राज्य को प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में जाने का प्रावधान है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 350 ए। भाषाई की बात जो की गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के भीतर और राज्य के प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होता है। और इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न भी पॉलिटी से है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा के लिए तो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, लेकिन लोकसभा में
लोकसभा में जबकि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और वे दो लोग यानी कि ए जो है इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो है 29वां प्रश्न, और 29वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक, अब 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, क्या है भारत अब क्या है? तो आपको बताना है कि वर्तमान में जो भारत है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि बी जो है इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते अब आ गए हैं 30वें प्रश्न के साथ, और यह अंतिम प्रश्न है। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी तैयारी को सही दिशा देना चाहते हैं और निरंतर अपने उस तैयारी को निखारना चाहते हैं, तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हम आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में है, यानी कि 30 का बी सही जवाब है। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला समाप्त होती है। आप निरंतर इससे लाभान्वित हों, ऐसी आशा हम आपसे करते हैं। धन्यवाद।